ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात अब बढ़ती महंगाई की, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की, जो अब बेलगाम होते जा रहे हैं। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 44 पैसे का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में हुआ है। डीजल की कीमतों में 40 पैसे का इजाफा हुआ है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम बढ़कर अब 121 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल के दाम अब 103 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल श्रीगंगानगर में ही मिल रहा है। पहले तो पेट्रोल के दाम ठीक ठाक थे बेसिकली, तो अभी क्या है कि दाम बढ़ गए तो उसमें खर्चा और जो भी निकलता है वो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसलिए क्या है कि डेली आमदनी में भारी पड़ रही है। तो ये चीज़ है कि अगर पहले से पेट्रोल दाम ज़्यादा नहीं बढ़ते तो ठीक रहता, हमारा बाकी चीज़ भी चलता। आगे भी देखना है कि बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, सबका भरना होता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं हो रहा इसमें। सर अब जेब पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, क्योंकि तेल महंगा होने से दिन भर की जो हमारी जो इनकम होती है वो सारी तेल के अंदर चली जाती है। तो इसीलिए आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तेल के मामले के अंदर। पहले हम तेल जो डलवाते थे कम से कम 200 रुपये का 300 रुपये का डलवाते थे, और अब हमें तेल 100 रुपये का डलवाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि अब जेब पे सीधा फ़र्क पड़ने लग गया है तेल के ऊपर। सरकार से हम एक ही बात कहना चाहते हैं, तेल का रेट हमेशा हल्का कम रखना चाहिए, जिससे कि गरीब परिवारों के ऊपर इतनी आर्थिक स्थिति खराब ना हो उनकी। पेट्रोल के प्राइसेस लगातार अभी 7-8 दिन से देखो लगातार कांस्टेंट बढ़ ही रहे हैं, और हम सबकी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पेट्रोल के प्राइसेस लगातार इतना ज़्यादा हो गए हैं कि एक आम आदमी के बजट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। सर देखो, पेट्रोल तो पहले भी नीड के हिसाब से ही पड़ता था, बट अभी क्या है कि 500 का पेट्रोल डला के हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते थे। अभी जो है और क्या हमारे ऊपर ही भार पड़ेगा भाई, प्राइवेट नौकरी करने वालों पे। सरकारी वालों का हर साल डीए बढ़ जाता है भाई, इतने %। हमारी तनख्वाहें कम हो गई है, क्या करूं भाई। पहले 100 में 1.5 लीटर आता था, अब लीटर भी नहीं आ रहा। देखो, तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा करते हुए उपभोक्ताओं को निराश किया है। श्रीगंगानगर जिले में आज पेट्रोल के दाम 44 पैसे बढ़कर 121 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर के दाम पर पहुंच गए, तो वहीं डीजल के दाम 40 पैसे बढ़कर 103 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि इसी तरह से तेल के भाव बढ़ते रहे तो जल्द ही उन्हें अब साइकिल चलानी पड़ेगी। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से उपभोक्ताओं को निराश करते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है। पेट्रोल के दाम आज श्रीगंगानगर में 44 पैसे बढ़कर 121 रुपए को भी पार कर गए, और 121 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर का आज श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल है। तो वहीं डीजल के दाम भी लगभग 40 पैसे बढ़े हैं, और डीजल के दाम 103 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए। तो निश्चित तौर पर पिछले करीब 12 से 13 दिनों के भीतर ही श्रीगंगानगर जिला सहित मरुधरा में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 6.5 से 7 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है, जिससे उपभोक्ता खासे परेशान है। श्रीगंगानगर जिले के मुख्यालय के जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं वो भी खासे परेशान है, क्योंकि जहां एक और पेट्रोल और डीजल की रेटों में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी और जो बिक्री है वो घट रही है। हम कुछ उपभोक्ताओं से बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताएं भैया, रोज पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ रही हैं, आपके डेली रूटीन पर या डेली बिजनेस लाइफ पर कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारा मतलब मार्केट से बहुत दूर पड़ता है। जो भी हमारा एक बिजनेस है, जो भी है, हमारी एक जगह बहुत दूर पड़ती है, जिसकी वजह से मैं जब यहाँ ना हो तो सोचना पड़ता है। अगर एक छोटी सी चीज़ लेनी हो, अगर मुझे एक 5 रुपए की चीज़ लेनी हो ना, तो वो मुझे 5 की चीज़ 25 रुपए में पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें 20 रुपए का तो पेट्रोल ही चल गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम कुछ और उपभोक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताएं कि आपके लिए कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है जी, अब इतना मुश्किल है, वहाँ से मोटरसाइकिल रोड कर लाए हैं। हाँ, मतलब 100 रुपए में तो पेट्रोल आता ही नहीं अब। नहीं जी, 100 रुपये में आता नहीं है, बहुत दिक्कत आ गई जी। अब ऐसी कंडीशन आ गई, इसको खड़ा करना पड़ेगा, साइकिल चलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट ये कंडीशन आ गई है, क्योंकि श्रीगंगानगर जिले में जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं वो देश में प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल श्रीगंगानगर जिले में मिल रहा है। तो यहाँ के उपभोक्ता खासे परेशान है लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं वो भी परेशान है। रीजन ये है कि यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब की सीमा स्टार्ट हो जाती है। वहां पर पेट्रोल और डीजल के भाव 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का जो रहता है वो उससे पंजाब की तरफ रुख रहता है। साथ ही जो
पेट्रोल और डीजल की अवैध रूप से जो तस्करी है या उसका ट्रांसपोर्टेशन है या उसका स्टोरेज भी यहाँ पर धड़ल्ले से किया जाता है, जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स के सामने भी कम बिक्री होने की वजह से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स की भी यही डिमांड रहती है कि राज्य और केंद्र सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि आम उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स को भी थोड़ी राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। बढ़ती महंगाई को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी 7 अप्रैल को जयपुर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आप सबसे अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में हिस्सा लें, जिससे केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई के विरुद्ध एक कड़ा संदेश दिया जा सके। वहीं जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई के विरोध में प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश भर में प्रदर्शन कर यूथ कांग्रेस विरोध जताएगी। जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस अब हल्ला बोल रही है। जयपुर में महंगाई के विरोध में प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, प्रदर्शन कर विरोध जताएगी। महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर सुबह 11 बजे ये प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। पाकिस्तान में आज प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया और इसे असंवैधानिक घोषित किया। वहीं संसद को भी 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। दरअसल इमरान खान ने राष्ट्र के नाम संबोधन में संसद भंग करने की सिफारिश की थी। इसके बाद ही राष्ट्रपति ने अपना फैसला सुना दिया। पाकिस्तान में संसद भंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब सोमवार को इस मामले में पाकिस्तान की शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भुट्टो नहीं, जियाउल हक के शागिर्द हैं इमरान खान। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सत्ता के लिए संविधान की शहादत दे दी। पूरे पाकिस्तान का आज इमरान ने सिर शर्म से झुका दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद इमरान खान ने पहला बयान दिया है। आज उन्होंने कहा कि विपक्ष को मैंने सरप्राइज कर दिया। विपक्ष को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि विपक्ष से विदेशी डिप्लोमेट्स क्यों मिल रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान दौरे पर पहुंचे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान में कहा कि इंडो पैसिफिक के साथ भारत का जुड़ाव कई शताब्दियों पुराना है। हम इंडो पैसिफिक में एक खुली, संतुलन, नियम आधारित और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के लिए खड़े हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में बीजेपी मिशन 2023 में जुटी है। सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जीत का फॉर्मूला बताया। पूरब में कमल खिलाओ, सत्ता में काबिज हो जाओ। कांग्रेस के गढ़ में नड्डा की हुंकार। ट्राइबल बेल्ट में विक्ट्री का नड्डा मंत्र। मिशन 2023 की डगर, पूरब पार बीजेपी की नजर। 2023 में जीतना है तो पूर्वी राजस्थान को साधना है। प्रदेश में कमल को कमबैक करना है तो पूर्वी राजस्थान को फतेह करना है। राजस्थान में बीजेपी को जीत का ये जेपी नड्डा मंत्र है। संदेश एकदम साफ है। पूरब में सेंध लगाओ, सत्ता में काबिज हो जाओ।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को सवाई माधोपुर में एसटी विशिष्ट जन सम्मेलन में शामिल हुए। ट्राइबल बेल्ट को साधने के लिए कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस पार्टी को अंबेडकर विरोधी बताया और केवल कमल को ही दलितों का सच्चा हितैषी करार दिया। अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने कैंडिडेट किसने दिया, किसने उनको हराया? भारत का संविधान निर्माता, जिसने संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान के साथ हमारे खड़े हैं, उनको इज्जत देने के बजाय उनकी बेइज्जती करने के लिए उनके खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा जवाहरलाल नेहरू ने किया। यह है कांग्रेस का इतिहास। पिछली बार पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार आदिवासी वोटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। बाबा साहेब से बीजेपी प्रेम जग जाहिर जीत की जुगत में लगी है और हमें पूरा विश्वास है कि गरीब कल्याण के आधार पे जो राजस्थान की जनता के लिए जो कल्याण के काम मोदी जी ने किया है, उन गरीब कल्याण और जनता के लिए सामान्य काम जो करते हैं उसके आधार पे जात बैरियर टूटता है और पार्टी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आप उत्तर प्रदेश में देखा तो विकास के आगे सब बैरियर टूटता है और भारतीय जनता पार्टी सभी का साथ, सबका विकास इसको लेके चलती है और जातियों का सम्मान करती है। तो पार्टी को बड़ा बनाती है, उदार बनाती है, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पारिवारिक कामों के बावजूद पार्टी के संगठन को प्राथमिकता देना। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐसी इतनी लंबी विराट यात्रा तय करी है। अनुसूचित जनजाति के इस तबके में, इस क्षेत्र में पार्टी पहले भी यहाँ पर पोटेंशियल रहा है। 19 में से 13 सीटें जीती हैं, लोकसभा की सारी सीटें हम लोगों ने जीती हैं और इसलिए मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि उनके आगमन का कार्यकर्ताओं में लाभ हुआ है। पूरी तरह से भरतपुर संभाग की 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली जाएंगी। ये आज यहाँ से गणेश जी के इस भूमि से शुरुआत है। हमीर की, हटीले हमीर की भूमि से हम भी हट लेके जाएंगे कि सारी सीटें हमको जितानी है। राजस्थान में 2013 में बीजेपी को बम्पर दलित वोट मिले थे, लेकिन 2018 में दलित वोट बैंक पार्टी से दूर हो गया। भरतपुर संभाग ने बीजेपी के सत्ता में आने के सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। आखिर क्यों सूबे में सत्ता पर काबिज होने के लिए पूर्वी राजस्थान सभी दलों के लिए जरूरी है, वो सियासी समीकरण समझिए। पूर्वी राजस्थान का सियासी गणित। पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में 39 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 39 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में बीजेपी को 39 में से सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई थी। 2018 में बीएसपी 5, निर्दलीय 4, आरएलडी 1 सीट पर जीती थी। समीकरण से साफ है, सत्ता में आना है तो पूरब पर फतेह पाना है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के पूर्वी गण में सेंध लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान के कई नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर 2023 में जीत का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। देखना होगा 2023 में पूरब में दलित वोट बैंक पर किसका दाव चलता है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर कांग्रेस संगठनात्मक मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक को सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, संगठनात्मक चुनाव पीआरओ संजय निरुपम ने संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में आगे रहेगा उसे संगठनात्मक नियुक्तियों में फायदा मिलेगा। डीसीसी, पीसीसी और एआईसीसी सदस्य बनने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस सदस्यता अभियान में पूरी तरह से पिछड़ गई है। प्रदेश कांग्रेस को 31 मार्च तक 50 लाख सदस्य बनाने थे, लेकिन तय लक्ष्य से काफी दूर रहने पर इसे 15 अप्रैल तक बढ़ाया जा चुका है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उरमूल डेयरी में सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर कल्ला ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि बीजेपी के लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते। अगर चर्चा करनी है तो मुझसे धर्म पर चर्चा करें। मंत्री बीडी कल्ला से बात की बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने।
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला 2 दिन के बीकानेर दौरे पर हैं और आज उन्होंने यहाँ डेयरी में एक सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है। सर, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है अब डेयरी को? देखिए, ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से सबसे सस्ती पड़ती है। जैसा अभी आपने सुना कि यहाँ जो सौर ऊर्जा का प्लांट लगा है उससे 1 महीने में 4 लाख रुपए की बिजली की बिल की बचत होगी, 12 महीने में 48 लाख रुपए की बचत होगी। तो इस प्रकार से 10 वर्ष में 4 करोड़ 80 लाख की बचत होगी। और यदि 20 वर्ष की तुलना अपन करें तो 20 वर्षों में करीब करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। और ये बचत जो है डेयरी को लाभ में लाने की स्थिति में होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो सर्वधर्म संभाव करें, जो जिस धर्म को मानने वाले अपने अपने सब धर्म को माने, परंतु ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत केंद्र सरकार ने सतलुज और व्यास नदी में छोड़े जाने वाले दूषित पानी को ट्रीट करने के लिए 774 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। 663 MLD क्षमता के 26 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए पंजाब सरकार को ये राशि जारी की गई है, ताकि पंजाब के औद्योगिक इकाइयों के केमिकल युक्त दूषित पानी को सीधे ही व्यास और सतलुज नहर में छोड़े जाने से रोका जा सके। साथ ही आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, तो वहीं पानी की गुणवत्ता भी बनी रहे। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी नहर और गंगा कैनाल के जरिए पंजाब से आ रहे केमिकल दूषित पानी की वजह से न केवल श्रीगंगानगर ही नहीं बल्कि अन्य 12 जिले भी प्रभावित हो रहे हैं। मगधरा के 12 जिलों के लोगों को केमिकल युक्त दूषित पानी से मुक्ति मिल सके और उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। वहीं ये राशि मंजूर जारी होने पर श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। के जरिए पंजाब से आ रहा दूषित और जहरीले पानी की वजह से न केवल श्रीगंगानगर बल्कि मरुधरा के 12 जिले प्रभावित हैं, और जिसके लिए लगातार डिमांड उठ रही है न केवल राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं कि नहरों में डाले जाने वाला विषैला जहरीला पानी बंद किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 714 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। और हम सांसद निहाल चंद जी से इस समय बात करते हैं कि किस तरह से इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। जी केंद्र सरकार ने पंजाब से जो राजस्थान को गंदा पानी आ रहा है उसके लिए 774 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वहाँ पे करीबन मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो पैसे जारी किए, जो 26 जो सीवरेज है उसको बंद करने के लिए, जिसका गंदा पानी आ रहा है वहाँ पे सीवरेज को बंद करने के लिए 261 STP वहाँ पे लगाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं ताकि शुद्ध पानी राजस्थान को मिल सके। केंद्र सरकार ने ये पैसा राजस्थान को शुद्ध पानी देने के लिए पंजाब सरकार को दिए है। सर, 774 करोड़ रुपए तो स्वीकृत कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने दिनों में प्रस्तावित हैं बनने, और कब तक बनकर इनका फायदा कम से कम राजस्थान वासियों को मिलने लगेगा? 561 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने अभी जारी की है। 774 करोड़ रुपए सेंक्शन करके 561 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और पंजाब सरकार को 3 महीने का टाइम दिया है, जिसको मैं खुद देख रहा हूँ। अब मैं खुद जब नहरबंदी है तो मैं खुद जाके उस प्लांट को देखूंगा किस तरीके से वो ठीक हो रहे हैं। अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो वाटर रिसोर्स की टीम में फिर लेके जाऊंगा ताकि हमें शुद्ध पानी मिल सके। किसी भी कीमत पे राजस्थान का कोई भी व्यक्ति को हम लोग केमिकल युक्त गंदा पानी पीने नहीं देंगे। बस आप बेशक प्रयास कर रहे हो, लेकिन पंजाब की पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, कांग्रेस सरकार की या मौजूदा सरकार की भी बात करें, तो अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पे कि गंगानगर के साथ साथ मरुधरा के 12 जिलों को शुद्ध पानी मिल सके। आगे क्या आपका स्टेप होगा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ है नहीं? जो पहले हम लोग NGT में गए थे, केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग थे। केंद्र सरकार ने NGT ने पंजाब सरकार पे करीबन 127 करोड़ रुपए का वहाँ पे फैक्ट्रियों पे उन्होंने वहाँ पे जुर्माना लगाया था। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पैसे सही टाइम पे सही जगह में पंजाब सरकार नहीं लगा रही है तो फिर हम लोग NGT के पास में जाएंगे। तो ये थे श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल। इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब सरकार को 774 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं ताकि नहरों से जो गंदा पानी या वेस्टेज पानी बाहर निकलता है उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में ट्रीट किया जाए और उसके बाद उसको नहर में डाला जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि पंजाब सरकार इस 774 करोड़ रुपये का कब तक इस्तेमाल कर पाती है और कब श्री गंगानगर के साथ साथ मरुधरा के 12 जिलों को शुद्ध पानी मिल सकता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। देश में पशु मेलों के प्रति घटते रुझान और पशुपालन को लेकर आ रही कमी के बीच में बाड़मेर जिले से अच्छी खबर है। यहां आयोजित होने वाले भारत प्रसिद्ध तिलवाड़ा पशु मेले में इस बार पशुओं को प्रतियोगिता जीतने पर पशुपालकों को 1-1 किलोग्राम चांदी इनाम में दी गई है। पशुओं के लिए इतने बड़े इनाम की पहल राज्य के किसी भी मेले में पहली बार हुई है।
एनआरआई पृथ्वीराज सिंह कोलू ने मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के लिए ये पहल की है। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा पशु मेला 28 मार्च से ही शुरू हुआ है, जो 12 अप्रैल तक चलेगा। करीब 750 साल से हो रहा ये मेला राज्य का सिरमौर बना हुआ है। इस मेले में घोड़े, ऊंट, बैल और अन्य पशु आते हैं। तो मैं करीबन 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। अच्छे से अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। भारत में फर्स्ट नंबर आता है। गोरबंद है, पिलान है, बाकी सामान लगा हुआ है। ये घर पे बना हुआ है सारे। अच्छी चीज़ें श्रृंगार में पूरे पंछी वगैरह और वो गोरबंद वगैरह सब पूरे सामान के साथ। नहीं, वो तो खैर पता ही था कि भाई मिलेगा, वो तो पता ही था। वो पहले से बोला हुआ था कि भाई अब की बार रखा है कोलू वालों की तरफ से रखा है, जो बोला था पहले से, सुना था। मेला, ये जो राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, ये हमारी पुरानी विरासत है। इस विरासत को जिंदा रखने के लिए, जो पिछले 2 साल से ठंडा पड़ गया था, काफी ठंडा हो गया था, और पशुओं के प्रति पशुपालकों का जो रुझान था वो भी कम पड़ गया था। उसको जीवित रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को पशु के प्रति जो रुझान है बढ़ाने के लिए हमने ये जो पृथ्वीराज जी कोलू ने जो घोषणा की है, ये चांदी की घोषणा की, उससे मेले में काफी जान आई है। और आगे भी हम 5 साल तक इस पुरस्कार को कंटिन्यू रखने की जो घोषणा की है। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माता के माथे पर चमकते हुए चंद्रमा के कारण ही उनका ये नाम पड़ा। माँ चंद्रघंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना जाता है। माँ चंद्रघंटा शेरनी की सवारी करती है। माता का शरीर सूर्य के समान चमकता है। उनकी 10 भुजाएं हैं। उनकी 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल हैं। वहीं 5वां हाथ वर मुद्रा में है, जबकि माँ की अन्य भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और जप माला है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां शक्ति के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर में आज सुबह से ही माता रानी के भक्तों का तांता लगा हुआ है और माता रानी के भक्त मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर में खास साजो सजावट की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं के द्वारा भी इस बार बिना कोरोना पाबंदी के नवरात्रि का पर्व पूरे श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय स्थित विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर में मौजूद है और यहाँ की यदि हम आपको डेकोरेशन दिखाएं तो देखिए, इस बार दुर्गा मंदिर प्रबंधन के द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर को देखते हुए मंदिरों में विशेष साज सजावट की गई है ताकि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को एक अच्छा और आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। चूँकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है तो मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। ये दुर्गा मंदिर स्थित परिसर में माता रानी के 9 ही स्वरूपों की मूर्तियां प्रतिस्थापित है। जैसा कि आज तीसरा दिन है तो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माता रानी के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान होते हैं और यही एक वजह है